अमित एक समझदार और निडर लड़का था। वो किसी भी इंसान को देखकर पहचान लिया करता था कि वो किस स्वभाव का इंसान है। उसके पापा का दूसरे शहर में ट्रांसफर हुआ था, इसीलिए वो वहाँ पर किसी को नहीं जानता था। अमित अपने पापा से बोलता है, अरे यार, यहाँ पे तो मैं किसी को जानता भी नहीं हूँ पापा। मैं कैसे रहूँगा, मैं कैसे एडजस्ट करूँगा यहाँ पर। अरे बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा कल ही कॉलेज में एडमिशन करा देता हूँ। वहाँ पे जब जाओगे तो नए नए दोस्त बन ही जाएंगे। ठीक है पापा, लेकिन जल्दी एडमिशन कराओ। मुझे यहाँ पर अनजान लोगों में रहना अच्छा नहीं लग रहा। हाँ बेटा तुम टेंशन न लो, मैं कल ही तुम्हारा एडमिशन करा देता हूँ। और अगले दिन ही वो उसका एडमिशन एक कॉलेज में करा देते हैं। पहले दिन जब वो कॉलेज जाता है तभी उसकी मुलाकात अर्जुन नाम के एक लड़के से होती है। अर्जुन उससे बोलता है, अरे भाई तुम्हारा नया एडमिशन है क्या? हाँ भाई, मैंने आज ही एडमिशन लिया है, पहला दिन है मेरा कॉलेज में। अरे वाह, फिर तो मज़ा आएगा तुम्हें परेशान करने में। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? इस नाइफ को नीचे रखो, मुझे लग जाती तो। अरे भाई घबराओ मत, इससे हम सबकी रैगिंग करते हैं लेकिन तुम्हारी रैगिंग नहीं करेंगे। तुम देखने से काफ़ी समझदार और अच्छे लड़के लगते हो। ओह शुक्रिया भाई, वैसे भी मुझे ये रैगिंग पसंद नहीं है, मुझे बहुत गुस्सा आता है इस रैगिंग से। और इस तरह वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। करण अमित को घुमा रहा होता है, तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है। अमित पूछता है, अरे ये लड़की कौन है? ये तो बड़ी अकेली अकेली बैठी है, बड़ी अजीब सी लग रही है। न किसी से बोल रही है, ना ही बातें कर रही है। ओह ये तो ऐसे ही रहती है, पता नहीं इसे क्या प्रॉब्लम है। अरे यार, तुम तो यहाँ पर काफ़ी टाइम से हो ना, तुम्हें तो इसके बारे में पता होगा। मुझे जानना है इसके बारे में। ये बड़ी ही शांत सी बैठी है। अरे यार क्या बताऊँ मैं इसके बारे में। ये कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की है, शायद इसीलिए ये गुरूर में रहती है। नहीं यार, मुझे इसका ये गुरूर नहीं लगता। हो सकता है, लेकिन मैं इसके बारे में जानना भी नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैंने आज तक इससे बात नहीं की और ना ही इसके बारे में कभी किसी से पूछा। अमित को उस लड़की में कुछ अजीब सा लगता है, इसीलिए वो समझ जाता है कि वो बाकी सबकी तरह नहीं है। उसे उस पर शक हो जाता है। अगले दिन ही वो लड़की करण के पास उदास सा चेहरा लेकर आ रही होती है। करण ये देखकर हैरान हो जाता है। जो लड़की आज तक उससे नहीं बोली वो आज उसके पास थी। वो उससे पूछता है, क्या हुआ अंजलि, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो, मुझे बताओ, मैं शायद तुम्हारी परेशानी कम कर सकूं। ओह, मैं सच में बहुत परेशान हूँ। मैं आज जंगल के रास्ते से आ रही थी, तभी मेरी सोने की चैन उस जंगल में गिर गई। अरे तो इसमें इतनी परेशान होने वाली बात क्या है, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, हम दोनों ढूंढ लेंगे उस चैन को। क्या तुम सच में मेरी मदद करोगे? क्या तुम सच में मेरी चैन ढूंढवा दोगे? हाँ हाँ बिल्कुल, चलो अब चलते हैं उधर। फिर अंजलि करण को अपने साथ उस जंगल की तरफ ले जाती है। जंगल में पहुंचने के बाद जैसे ही करण पीछे को घूमता है तो वो अपने असली रूप में आ जाती है। वो लड़की नहीं, एक चुड़ैल थी। करण उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाता है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन चुड़ैल उसकी बात पर जवाब देती है, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं, बड़ी मुश्किलों से तो तू हाथ लगा है मेरे, अब मैं तेरा खून पी जाऊंगी। अरे नहीं, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो, मुझे जाने दो घर। नहीं, आज तक मुझसे कोई बच के नहीं गया है। तेरे कॉलेज के कई बच्चे मैंने ऐसे ही खा गए। तुझे भी खा जाऊंगी मैं। ये बोलकर चुड़ैल करण की तरफ बढ़ती है और उसके गले पर काट लेती है। करण वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। मज़ा आ गया, कितना स्वादिष्ट खून था इसका, ऐसे ही रोज मिलते रहे तो मज़ा ही आ जाएगा। चुड़ैल अपने लड़की के रूप में आकर वो वापस कॉलेज लौट जाती है। दूसरी तरफ अमित करण को ढूंढ रहा होता है। करण करण, कहाँ हो तुम? अरे कहाँ चले गए? मैं तो ढूंढते ढूंढते थक गया तुमको, कहाँ हो? फिर अमित ध्यान देता है कि कॉलेज से करण ही गायब नहीं है बल्कि अंजलि भी गायब है। जब से करण गायब है तभी से ही अंजलि भी नहीं दिख रही है। मुझे तो पहले से ही शक था इस पर, ये कुछ तो गड़बड़ी करती है। और फिर अमित सोचने लगता है कि वो अंजलि के बारे में कैसे पता करे। घर पहुंचने के बाद उसके डैड उसको परेशान देखते हैं तो वो पूछते हैं, अरे क्या हुआ बेटा, बड़ी परेशान लग रहे हो, कोई बात है तो बताओ मुझे। डैड, आज मेरा दोस्त गायब हो गया अचानक से। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, पता नहीं वो कहाँ चला गया। वही तो मुझे कॉलेज के बारे में सब कुछ बताता था, पता नहीं आज सुबह से कहाँ गायब है वो। और तुम्हें किसी पर शक है? फिलहाल तो किसी पर नहीं है मुझे शक। ओह अच्छा, अगर तुम्हें किसी पर भी शक हो तो तुम मुझे जरूर बताना, ठीक है बेटा। फिर अमित सोचने लगता है कि वो अंजलि के बारे में कैसे पता करेगा। फिर वो सोचता है कि कल से ही मैं उसका पीछा करना शुरू करूंगा
और वो उसके पास जाता है और बोलता है, हेलो अंजलि, कैसी हो? ये करण कहीं नहीं दिख रहा है, तुम्हें पता होगा कहाँ पर है ये? नहीं अमित, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है करण कहाँ पर है। अच्छा, मैं सोचा तुम भी कल नहीं थी तो शायद तुम दोनों साथ में गए हो। नहीं, मेरी तो मम्मी बुलाने आ गई थी ना, वो घर पे कुछ काम था तो इसलिए मैं छुट्टी लेकर चली गई थी। अच्छा, कोई बात नहीं, अगर दिखे तो बताना। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर वो दिखेगा तो मैं तुम्हें ज़रूर बता दूंगी। उस टाइम से अमित को अंजलि पर और ज़्यादा शक हो जाता है और वो उसका पीछा करने लगता है। वो देखता है कि अंजलि तेजी से दौड़ी चली आ रही है और वो एक लड़के के पास आकर रुकती है। क्या हुआ अंजलि, तुम इतनी परेशान सी क्यों लग रही हो? मैं बहुत बड़ी परेशानी में आ गई हूँ। मैं आ रही थी जंगल की तरफ से, तभी मेरा पर्स गिर गया वहाँ पर, उसमें बहुत सारे पैसे भी थे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अरे तो इसमें परेशान होने वाली बात क्या है? मैं चलता हूँ ना तुम्हारे साथ में, हम दोनों मिलकर ढूंढ लेंगे उस पर्स को, मिल जाएगा। और इस तरह नितिन भी उसकी जाल में फंस जाता है। अमित एक तरफ खड़े हुए ये सब देख रहा होता है, वो उनका पीछा करने लगता है और उनके साथ साथ ही जंगल तक पहुंच जाता है। अमित झाड़ियों में छुप जाता है। अरे अंजलि, कहाँ पर गिरा था तुम्हारा पर्स? बताओ तो जरा, कहाँ पर है? वो मैं अभी बताती हूँ। बताती नहीं हूँ, तुम्हें दिखाती हूँ। और इतना कहकर वो अपने असली रूप में आ जाती है। उसे देखकर नितिन पूरा डर जाता है। फंस गया तू भी, अब मैं तेरा भी खून पी जाऊंगी। करण को भी मैंने ऐसे ही मारा था। तुझे भी खत्म कर दूंगी। मुझे छोड़ दो, मुझे वापस जाने दो, मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करने आया था। मुझे माफ कर दो, मैं जा रहा हूँ वापस। मैं तुझे जाने दूंगी जब जाएगा ना तू वापस। अब मेरे हाथों से तू नहीं बच सकता। ये सब झाड़ियों में छुपा हुआ अमित देख रहा होता है और थोड़ी देर बाद ही चुड़ैल उस पर हमला कर देती है और उसकी गर्दन में काट लेती है। नितिन भी वहीं पर ही अपना दम तोड़ देता है। अमित ये सारा कुछ देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि वो लड़की नहीं, एक चुड़ैल है। वो घर वापस जल्दी से आ जाता है। अमित बहुत डरा हुआ होता है और वो बोलता है, मुझे तो पहले से ही शक था कि ये कोई लड़की नॉर्मल लड़की नहीं है, और वही हुआ, वो तो एक चुड़ैल निकली। अब मैं इसका सामना कैसे करूँगा? मुझे अपने कॉलेज के बच्चों को बचाना होगा। फिर उसे आइडिया आता है कि वो तांत्रिक के पास जाएगा और उससे जाके कुछ सलाह लेगा। उसके बाद वो तांत्रिक के पास पहुंचकर बोलता है, बाबा, हमारे कॉलेज में एक चुड़ैल है जो कि लड़की के रूप में है और भारी भारी से सबको ही मारती चली जा रही है। बेटा, वो चुड़ैल अब की नहीं है, उसकी मौत उसी कॉलेज में हुई, इसीलिए वो वहीं पर रहती है और वहाँ के बच्चों को मार देती है। इससे बचने का बस एक ही उपाय है। क्या उपाय है बाबा? मुझे बताओ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन अपने कॉलेज के बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा। उस कॉलेज में एक छुरी है जिससे कि बच्चे रैगिंग करते हैं, उसी छुरी से उसकी मौत हुई है। अगर तुम उस छुरी से उस पर वार कर दो तो वो मर जाएगी, लेकिन याद रहे उस टाइम पर वो चुड़ैल वाले रूप में होने चाहिए। अगर वो चुड़ैल वाले रूप में नहीं हुई तो उसे कुछ नहीं होगा। अमित को छुरी के बारे में याद आता है जिससे कि पहले दिन करण ने भी उसे डराया था। दूसरी तरफ वो चुड़ैल अंजलि बोलती है, अगला नंबर इस अमित का लगाना पड़ेगा, इसे मुझ पर शक हो चुका है। और अगले दिन ही अंजलि अमित को अपने जाल में फंसाने के लिए उसके पास दौड़ी चली जाती है। अमित को भी इसी दिन का इंतजार था। अमित मेरी मदद करो, मेरा फोन जंगल में गिर चुका है। जब वो गिरा मैंने बहुत ढूंढा पर मुझे नहीं मिला, तुम मेरी मदद कर सकते हो प्लीज? अमित को इसी दिन का इंतजार था और वो बोलता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा। चलो जंगल की तरफ चलते हैं, वहाँ पर जाकर ढूंढ लेते हैं, तुम्हारा फ़ोन मिल जाएगा। शुक्रिया अमित, चलो अब जल्दी से उस जंगल की तरफ चलते हैं। हाँ, तुम बाहर चलो, मैं प्रिंसिपल सर से इजाज़त लेकर आता हूँ। अमित बहाना बनाकर गौरव के पास आता है। गौरव को अमित सब कुछ बता दिया होता है। गौरव, तुम तैयार हो ना? हाँ, मैं तैयार हूँ। मैं अपने कॉलेज के बच्चों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे कोई डर नहीं। तुम्हें याद है ना तुम्हें क्या करना है? तुम्हें बस पीछे से उसकी पीठ पर खंजर मारना है। हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा। जैसे ही वो चुड़ैल वाले रूप में आएगी मैं उसका खंजर मार दूंगा। और फिर अंजलि के साथ अमित जंगल की तरफ जाने लगता है। उनके पीछे पीछे गौरव भी उनके साथ साथ चला जाता है। वहाँ पर पहुँचकर अमित अंजलि से बोलता है, अंजलि, कहाँ पर गिरा था तुम्हारा फ़ोन? फंस गया ना तू भी जाल में। अंजलि, तुम ये क्या बोल रही हो? मैं कौन सा जाल में फंस गया? मेरे जाल में मूर्ख। और फिर अंजलि अपने चुड़ैल वाले रूप में आ जाती है। मैंने सबको बारी बारी से मार दिया, अब मैं तुझे भी मार दूंगी। ओह, तो तुम चुड़ैल हो? तुम क्या सोचती हो मैं तुमसे डर जाऊंगा?
मैं नहीं डरता किसी से भी। लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है अपनी मौत को सामने देखकर। अब बताती हूँ मैं तुझे। आज मौत मेरी नहीं, मौत तुम्हारी आई है। बहुत मार लिया तुमने लोगों को, अब तुम्हारी बारी। गौरव हमला करो। अमित जैसी ही आवाज लगाता है, इससे पहले चुड़ैल पीछे मुड़ पाती, इससे पहले ही गौरव ने चुड़ैल के खंजर मार दिया और वो वहीं पर ही खत्म हो गई। चुड़ैल को मरा हुआ देख दोनों ही खुश हो जाते हैं। गौरव बोलता है, यस, हमने कर दिखाया, हमने इस चुड़ैल को मार डाला अमित। हाँ, अब कॉलेज में किसी को भी कोई खतरा नहीं है, सब अब महफूज हैं। और उस दिन के बाद से कोई भी बच्चा उस कॉलेज से गायब नहीं होता है। अमित की समझदारी और गौरव की बहादुरी से ही इन दोनों ने उस चुड़ैल को खत्म कर दिया था। कमला अपने पति राघव और सास के साथ रहा करती थी। उनके घर की परिस्थिति ठीक नहीं थी। राघव दिन भर कड़ी मेहनत करके अपने घर वालों का पेट पाला करता था। कमला एक दयालु महिला थी और वो हर किसी पर दया दिखाती थी। कभी कोई उसके दरवाजे पर भूखा आता तो वो उसे भूखा ही नहीं लौटाती, वो उन्हें खाना खिलाया करती थी। आज भी ऐसा ही हुआ। एक बूढ़ी अम्मा उसके दरवाजे पर आई और उन्होंने उससे खाना मांगा। उसने अपने हिस्से का खाना उन बूढ़ी अम्मा को खिला दिया। वो बहुत खुश हुई और उसे एक छोटा सा कूलर दिया और बोली, बेटा तुमने मेरी मदद की और मेरा पेट भरा, ये लो, ये छोटा कूलर है लेकिन ये तुम्हारी परेशानियों में ज़रूर काम आएगा। और इतना बोलकर वो वहाँ से चली गई। फिर उसकी सास आई और उन्होंने उसे डांटा, कमला बहू तो ये क्या करती है? तेरे खाने के लिए था वो खाना, अब तू क्या खाएगी? जब तुझे पता है हमारी आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं है, फिर भी तू सबको खाना खिलाती रहती है और खुद भूखी रहने लगती है। इस पर कमला बोलती है, अरे माँ, हमें तो कल फिर खाना मिल जाएगा, लेकिन वो बेचारी बूढ़ी अम्मा पता नहीं कब से भूखी थी, इसीलिए मैंने उन्हें खाना खिला दिया। और फिर वो उस कूलर को देखने लगती है। वो सोचने लगती है कि ये कूलर उसकी कैसे सहायता करेगा। तभी वो उस कूलर से बोलती है, ए छोटे कूलर, तुम मेरी कैसे सहायता कर सकते हो? वो बूढ़ी अम्मा क्या कह के गई थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी वो कूलर बड़ा हो जाता है और बोलता है, हे दयालु महिला, तुमने उस बुढ़िया पर दया दिखाई, इसीलिए उसने मुझे तुमको दे दिया और अब मैं तुम पर दया दिखाऊंगा। मांगो, तुम क्या मांगती हो मुझसे? ये सुनकर कमला हैरान हो जाती है और बोलती है, तुम बोल कैसे सकती हो? और तुम तो छोटे से थे ना, इतने बड़े कैसे हो गए? इस पर कूलर उसे जवाब देता है, मैं परेशान लोगों की मदद करने के लिए बना हूँ और जो भी दया दिखाता है मैं उसकी सहायता जरूर करता हूँ और उसे गरीब नहीं छोड़ता। और फिर इतना बोलकर वो कमला के सामने ढेर सारे पैसे रख देता है और उस दिन से उनके घर पैसों की कमी नहीं होती और वो उस जादुई कूलर की मदद से सभी गरीबों की मदद करते हैं और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। राजू एक अनाथ लड़का है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए वो भीख मांगकर ही अपना खर्चा पानी चलाता है। लेकिन वो दिल का बहुत साफ और बहुत सच्चा है, उसे हर किसी पर एकदम दया आ जाती है। एक दिन वो भीख मांगते हुए देखता है एक छोटी सी बच्ची सड़क किनारे खड़े रो रही थी। उससे रहा नहीं गया, वो उसके पास जाकर पूछता है, क्या हुआ बहन, तुम यहाँ पर क्यों रो रही हो? और तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है भैया, और मेरी सौतेली माँ ने मुझे मार मार कर घर से निकाल दिया है। अब मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, भूख भी बहुत तेज लग रही है। तुम फिक्र मत करो मेरी बहन, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मुझे मेरी बहन मिल जाएगी, तुम्हें तुम्हारा भाई। ठीक है भैया, आप बहुत अच्छे हो। उसके बाद राजू रोशनी को अपने साथ अपने घर ले आता है और उसे खाना खिलाता है। लेकिन अब राजू अकेला नहीं था, उसके साथ उसकी बहन भी थी, इसीलिए वो दुकान पर कोई काम ढूंढने जाता है। सेठ जी, आपको लड़की की ज़रूरत है, मैं सारा काम करूँगा जो आप कहोगे। ठीक है बेटा, तुम कल से दुकान पर आ जाना, मैं तुम्हें 5,000 रुपये महीना दूंगा। शुक्रिया सेठ जी, मैं कल से आपकी दुकान पर आ जाऊँगा। और फिर राजू अपनी दुकान को बहुत अच्छी तरीके से संभालने लगता है और बहुत ईमानदारी से काम करता है। एक दिन राजू और रोशनी स्कूल के सामने से जा रहे होते हैं, तभी रोशनी रुक जाती है। क्या हुआ रोशनी, तुम यहाँ पर क्यों रुक गई? भैया, मुझे भी स्कूल जाना है, मुझे भी स्कूल बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तुम फिक्र मत करो, जैसे ही मुझे पैसे मिलते हैं मैं तुम्हारा एडमिशन करा देता हूँ। राजू बेटा सोच रहा होता है कि रोशनी की फीस वो कैसे जमा करेगा।
फिर 1 महीना हो जाता है और उसे पहली सैलरी मिलती है। सैलरी को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुशी में वो रोशनी के पास आता है। देखो रोशनी, पहली सैलरी मुझे मिल चुकी है, अब मैं तुम्हारा एडमिशन स्कूल में करा दूंगा। सच में भैया? हाँ मेरी बहन, सच में, अब तुम स्कूल जाओगी। लेकिन जब वो स्कूल जाते हैं, किसी स्कूल की फ़ीस ज़्यादा होने के कारण और किसी स्कूल में अनाथ होने की वजह से उन्हें एडमिशन नहीं मिलता है। इस परेशानी को वो अपने मालिक को बताता है। सेठ जी, रोशनी का एडमिशन नहीं हो रहा है। तुम फिक्र मत करो बेटा, मैं तुम्हारा भी एडमिशन कराऊंगा रोशनी के साथ साथ। चलो अब स्कूल। फिर सेठ उन दोनों का दाखिला स्कूल में करवा देता है और वो दोनों स्कूल जाने लगते हैं। और राजू भी बहुत लगन से पढ़ाई करता है और रोशनी भी बहुत लगन से पढ़ाई करती है और स्कूल में टॉप करती है। उसके बाद सेठ राजू से पूछता है, राजू बेटा तुम्हें क्या बनना है? सेठ जी, मुझे इंजीनियर बनना है। तुम टेंशन मत लो बेटा, मैं तुम्हारी सारी पढ़ाई का खर्चा लूंगा, मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें और रोशनी को। सेठ की बात सुनकर राजू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कुछ सालों बाद ही राजू को एक बड़ी नौकरी लग जाती है और वो इंजीनियर बन जाता है। दूसरी तरफ रोशनी भी एक बड़ी डॉक्टर बन जाती है। ये बात वो सेठ को बताने वापस आता है और उनकी दुकान की तरफ दौड़ा चला जाता है। लेकिन जब वो जाकर देखता है तो सेठ नीचे ज़मीन पर पड़े होते हैं। राजू बोलता है, अरे सेठ जी, क्या हुआ आपको? और फिर एम्बुलेंस को कॉल लगाकर वो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है। हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर भी उनकी हालत देखकर उन पर हाथ नहीं रख रहा था, लेकिन रोशनी ने उनका ऑपरेशन खुद ने किया। उनको दिल का दौरा पड़ा था और रोशनी ने पूरी अपनी जिम्मेदारी पर उनका ऑपरेशन किया। अब कैसा लग रहा है आपको? बेटा, अब मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे अस्पताल में लाया कौन? मैं तो वहाँ अकेला था ना। आपको राजू लाया है, राजू ने ही सारा खर्चा किया है ये। सेठ जी, मैं आपको ये खुशखबरी देने आ रहा था कि हमारी रोशनी डॉक्टर बन गई है, लेकिन जब मैं दुकान में गया तो आप बेहोश पड़े थे। शुक्रिया राजू बेटा, अगर आज तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। हाँ बेटा, अगर आज तुम नहीं होते तो शायद मैं ना बच पाता और रोशनी के बिना तो बिल्कुल ही ना बच पाता। तो मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे ही साथ हमारे घर रहो। तुम्हें तुम्हारे माँ बाप मिल जाएंगे और हमारे पास कोई औलाद नहीं, हमें हमारे बच्चे मिल जाएंगे। ठीक है पापा, हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। राजू के मुंह से पापा सुनकर सेठ जी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और हंसी मजाक करने लगते हैं और ये परिवार ऐसे ही खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताने लगता है।